हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है हम लोग यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए जो 500 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका आज अपन लोग 12वां वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले हमने लोगों ने 11 वीडियो किए हैं। अगर वो आपने नहीं देखें तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, कल हमने संडे को एक बेहतरीन 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला ली थी जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप ज़रूर देखें। उसमें हर प्रकार के हमने 50 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। 25 प्रश्न इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव मतलब क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। आपको दोस्तों पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ये जो शुरू हुआ था ये बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई। उसके बाद विद्रोही मेरठ पहुंचे, ठीक है, और मेरठ के बाद दिल्ली। ये तीन बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है जो 1857 में जगदीशपुर से थे, यानी कि ये आप कह सकते हैं बिहार वाला क्षेत्र, वहाँ से कुंवर सिंह थे। कौन थे सर? कुंवर सिंह थे। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखेंगे, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बोलेंगे? कैनिंग। कैनिंग जो था इस वक्त गवर्नर जनरल था, आपको ये बात याद रखनी है। और इसने अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था, जो आपके एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बताइए 1857 के समय कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय किसे बना? तो क्या बोलेंगे आप लोग? इलाहाबाद को। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न में अपन लोग देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बोलेंगे सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए, गुरु तेग बहादुर है। अच्छा, मैं बात करूं गुरु अर्जुन देव की, तो आपको पता हो गया ये कौन थे? ये पांचवें गुरु थे। कौन से पांचवें गुरु थे? आपके एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न। पांचवें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये भी बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। कौन सा? आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और ये इनको जो इनकी झगड़ा हुआ था वो किससे? सर जहांगीर से। ठीक है, जहांगीर से इनका झगड़ा हुआ था। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और इन्होंने जहांगीर इनको मृत्यु दंड दिया था। एक बात और याद रखें, जो तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर, ये कौन थे? नवे गुरु थे। और इनकी जहां से औरंगजेब से, ठीक है, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। याद रखेंगे किसने सर? औरंगजेब ने। और बचे आपके गुरु गोविंद सिंह, तो ये आपको याद है 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना भी की थी और सिखों के अंतिम गुरु थे। और इसके बाद फिर बंदा बहादुर ने, कौन सर? बंदा बहादुर ने कमान संभाली थी सिख समुदाय की। ये भी बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ये आपके इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्या किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए दोस्तों, आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने कई समस्याएं थी, और उनमें एक बड़ी समस्या थी जो जमींदारी को लेकर थी। तो इसलिए हमारे संविधान में 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, और 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें हम लोग जमींदारी उन्मूलन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? जमींदारी उन्मूलन के बारे में पढ़ते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। बाकी के मूल संविधान में आपको पता है हमारे यहाँ 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, और पहले संविधान के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जरा भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह किसके प्रति होता है? आर्टिकल 75 का तीसरा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 75 में क्या देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद जो होती है, वो पूरी की पूरी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। क्योंकि आप यही समझ सकते हैं कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करता है जो दल, उसके ज़्यादा ही मंत्री बनाए जाते हैं, उसके ज़्यादातर मंत्री बनाए जाते हैं। तो जो जवाबदेह होगा मंत्री, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो जवाबदेह होगा वो लोकसभा के प्रति ही होता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको रखनी है, आर्टिकल 75 में यह बात कही गई है। अगले प्रश्न में दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, किराए नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? या आपसे नाथपा झाकरी परियोजना पूछ ले तो दोनों क्या बोलेंगे? सतलज नदी पर। याद रखेंगे भारत में ये सतलज नदी है, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है। कौन सर? सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये कहाँ? तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, उसके बाद इस पर हरिके बांध बनाया गया, जहाँ से आपका क्या निकलती है, इसमें जब व्यास नदी मिलती है, हरिके बांध परियोजना, वहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। क्लियर है? चलो एक बात और भी आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछ दे
चिनाब नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगी, जैसे चिनाब नदी पर दुलहस्ती सलाल बलगिहार परियोजना, ये कहाँ पर है, चिनाब नदी पर है सभी के सभी। ठीक है, चिनाब की नदी की बात करेंगे तो ये दो भागों में चंद्र और भागा नाम से होकर निकलती है और बाद में ये दोनों धारा एक हो जाती हैं। चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता कह रहा हूँ, सिंधु नदी की। ठीक है, सहायक नदी सबसे बड़ी। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? देखिए दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन कैसे लागू, हमें आपको बताता हूं। आप सब जब पढ़ेंगे 1764 में क्या हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में तीन शासक थे। कौन? एक आपके मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और मीर कासिम। ठीक है, ये तीन है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि होती कब सर? इलाहाबाद की जो संधि होती है, इलाहाबाद की जो संधि होती है, दो संधि आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो 12 अगस्त 1965 को जो संधि हुई थी, कौन सर? एक मिनट, जो 12 अगस्त 1965 को संधि हुई थी वो पहली संधि हुई थी। ठीक है, 12 अगस्त 1965 को जो संधि हुई थी, 1900 कह रहा हूँ, 1765 को जो पहली संधि हुई थी वो हुई थी मुगल बादशाह से। और मुगल बादशाह से जब संधि हुई तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे बंगाल की दीवानी मांग ली। बंगाल की दीवानी क्या होता है सर? बंगाल की दीवानी का मतलब ये है कि मतलब पूरा का पूरा जो कर वसूलने का कार्य करेंगे वो बंगाल में नवाब करेंगे, कर वसूलने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव की जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज करेंगे, और बाकी जो कार्य होगा वो कौन करेंगे? नवाब करेंगे, सूबेदारी का कार्य। तो इसी को दो शासन कहते हैं। अगर दो शासन का प्रारंभ अगर बूझा तो क्या बोलेंगे? प्रारंभ किसने किया तो क्या बोलेंगे? प्रारंभ आपका किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन अगर समाप्त कहेंगे तो वारन हेस्टिंग ने। वारन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का गवर्नर बनकर आया, लेकिन फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? कानून अधिकारी। तो क्या बोलेंगे? महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में आपको याद रखना है, 76 यानी कि आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा की गई है। महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का वकील कह सकते हैं। क्या होता है सर? भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार के जितने भी मामले होते हैं उन पर सुनवाई करने का मतलब उन पर निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, मतलब जो कानूनी मामले होते हैं वो महान्यायवादी करता है। आर्टिकल 88 में इसकी शक्तियां बताई गई और आर्टिकल 88 में कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता। क्या सर है? सदन में भाग क्या है सर? भाग ले सकता है, लेकिन भैया वोट नहीं कर सकता, याद रखेंगे। ठीक है, महान्यायवादी वोट नहीं कर सकता, आर्टिकल 88 में इसमें बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद की चर्चा की गई है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन मिल ही गया। कह रहा भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? मैंने अभी क्या बताया सर, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पारित हुआ था। कब कहेंगे? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, और इसी में क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अच्छा पहले जो अंग्रेज आए, ये अंग्रेज बहुत चालाक थे। जब सबसे पहले इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, और जब इन्होंने लड़ा फिर इन्होंने मतलब अभी ये संपूर्ण रूप से बंगाल में इनका कब्जा नहीं हो पाया था। तो ये क्या थे? एक नीचे रूप में ये अपने आप को ये कहते थे कि हम भैया स्वतंत्र नहीं है, हम ये कहते थे ये हम राजा की तरफ से, नवाब की तरफ से कर्ज मांग रहे हैं। फिर इन्होंने 1700 क्या किया? 1764 में क्या किया? इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। 1764 में जब इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, 1764 में जब बक्सर का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद अब भाई शक्ति इनकी पूरी की पूरी हाथ में आ गई। फिर 1773 में बंगाल को इन्होंने मतलब बंगाल के नवाब को अपदस्थ ही कर दिया। अभी तक 1764 के बाद भी नवाब बने, लेकिन 1700 फिर बाद में 1773 के बाद बंगाल का मतलब बंगाल में इन्होंने नवाब का पद ही समाप्त कर दिया। ठीक है, ये आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक कौन था? बात करेंगे सहायक संधि की। देखिए सहायक संधि से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। अगर इसकी सहायक संधि की स्वीकार मतलब शुरुआत की बात करें तो सहायक संधि डुप्ले लाया था। डुप्ले कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने शुरुआत की थी, लेकिन इसको विस्तार करने का जो श्रेय जाता है वो कार्नेवालिस को जाता है। किसको सर? वेलेजली, आई एम सॉरी, कार्नेवालिस ने वेलेजली। किसको सर जाता है? वेलेजली को जाता है। किसको? वेलेजली ने शुरुआत की थी। और सबसे पहले जो अवध के नवाब थे उन्होंने
क्या किया था? अवध के नवाब ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये बात आपको याद रखनी। किसके? अवध के नवाब ने। ठीक है, बात करेंगे अवध के नवाब की, तो अवध के नवाब जो थे, अवध की पहली बात ये आपको याद रखना, जो अवध के स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी वो किसने की थी? सआदत खान ने। किसने सर? सआदत खान ने। सआदत खान ने। मोहम्मद शाह जब गद्दी पर था, आपको ये बात याद रखनी है, मोहम्मद शाह जब गद्दी पर था, मोहम्मद शाह वो रंगीला, जब मुगल सम्राट वो गद्दी पर था, तो अवध बना, हैदराबाद बना, और इधर आपको देखने को मिलेगा बंगाल वाला। ये सभी के सभी बंगाल जैसे औरंगजेब के शासनकाल में लगभग स्वतंत्र होने लगा था। तो आपको ये जो याद रखना, अवध और हैदराबाद ये कब बने? जब रंगीला, मोहम्मद शाह जब शासन में था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की गर्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्त है? मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर रटा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर की एक गर्त है सुंडा, ये आपको नहीं भूलनी। सुंडा गर्त कई बार आपके एग्जाम में है, सुंडा ट्रंच भी है, तो डायमेंटा। ठीक है, डायमेंटा है ये हिंद महासागर का गर्त हो जाएगा, आपको याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, हिंद महासागर में एक द्वीप है मेडागास्कर, आपके एग्जाम में कई बार आया है। मेडागास्कर किस द्वीप में, मतलब किस महासागर में पड़ता है? तो आपको याद है मेडागास्कर जो है ये अफ्रीका के पूर्वी तट में आपको देखने को मिलेगा, और मेडागास्कर जो है ये आपको याद रखना है हिंद महासागर में ही पड़ता है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न आया है एग्जाम में, प्रीवियस। देखिए, क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ सभी के सभी प्रीवियस है। फिलहाल आपको ये भी याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप बात करेंगे विश्व साक्षरता दिवस की, तो आपको याद रखना है विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर आपको बहुत अच्छे से पता होगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कहना सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बात करेंगे सार्क की पहली बैठक की, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना 1985 में इसकी स्थापना होती है। 8 सदस्य इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 8 सदस्य। 1985 में स्थापना, 8 सदस्य होते हैं इसमें। ये बात याद रखनी, जो पहली बार इसकी बैठक हुई थी वो ढाका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो वो काठमांडू में। कहाँ पर है मुख्यालय इसका? काठमांडू में। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी ढाका में इसकी पहली बैठक हुई थी। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है सार्क की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कह रहा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण जो आडवाणी है ये माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो पहला इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है बताइए नृत्य शैली में डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बोलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नृत्य शैली में डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित? तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक का ये बात याद रखना, कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य यक्षगान, यक्षगान आपको नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यक्षगान आपको नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक का क्या है सर? कहेंगे कर्नाटक का आपका शास्त्रीय नृत्य है कर्नाटक का। ठीक है, ये यक्षगान। चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का तय करने की जिम्मेदारी किसकी? देखो एमएसपी जो है वर्ष में, आपको याद रखना लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक वर्ष में 2 बार एमएसपी की जाती है, और 23 फसलों की एमएसपी दी। देखिए, जो अगर आपको वैसे 23 फसलें तो आप 23 लगा सकते हैं, वैसे 22 फसलों की दी जाती है, क्योंकि जो गन्ना है, गन्ना की एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी दी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, गन्ना की तो 22 मिले ऑप्शन में, तो 22 या 23 दोनों मिलेंगे नहीं, फिलहाल एक ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, ये लगाता कौन है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। आपको याद रखना एमएसपी सबसे पहली बार 1966 में दी गई थी, सबसे पहली बार 1966 में दी गई थी, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन 1965 में हुआ था। 1965 में हुआ था, ये भी बात आपको, सॉरी 1965, हाँ 1965 में हुआ था, और 1966 में पहली बार एमएसपी दी गई थी। ठीक है, 22 फसलों की जारी, 22-23 फसलों की जारी होती है, और 2 बार, एक साल में 2 बार जारी होती है। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगा, तो मैंने इसे लिया कमेंट, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों को जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक एक नई तकनीक विकसित की है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, अंतर्देशीय आधारित दृष्टिकोण लगाया है, या प्रभाव आधारित पूर्वानुमान लगाया है, या पानी आधारित दृष्टिकोण लगाया है, या जलाशय आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण लगाया है? तो राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? बी, दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा फ्रांस और स्पेन के बीच आपको बताना है की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करेंगे फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, तो बहुत अच्छे से दोस्तों आपको पता होगा ये पेरिनीज पर्वत मिलेगा। कौन सा सर? पेरिनीज पर्वत। अच्छा, जूरा पर्वत ये कहाँ पर? ये ज़्यादातर इसका भाग फ्रांस में है, लेकिन जो फ्रांस के साथ साथ ये स्विट्जरलैंड में भी है। किसमें? स्विट्जरलैंड में भी है, आपको याद रखना। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी पड़ता है और फ्रांस में, तो जूरा पर्वत आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना मसेटा का जो पठार है, मसेटा का पठार कहाँ है? मसेटा का पठार
किस देश में पड़ता है, ये आपको बताना है। मसेटा का पठार किस देश में पड़ता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है साइंस का एक बेहतरीन प्रश्न। मैंने देखो हर प्रकार के आपको मिलेंगे, स्टैटिक जीके से लगाकर हिस्ट्री पॉलिटी, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स अभी आगे हम लोग करेंगे, साइंस हो जाएगा आपका, और इकोनॉमिक्स, हर प्रकार के अपन लोग क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा बर्फ पानी में तैरती रहती परंतु अल्कोहल क्या है, डूब जाती है। देखिए कोई चीज़ अगर तैरती रहती तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ में तैरेगी, तो कहने का मतलब है वह चीज़ हल्की होगी। कहने का मतलब यह है कि पानी जो बर्फ होती है वो पानी से क्या होती है, हल्की होती है, लेकिन अल्कोहल भारी होती है, किससे, पानी से। तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। बर्फ क्या होता है, पानी में तैरती रहती है क्योंकि बर्फ क्या है, हल्की है, और अल्कोहल डूब जाती है क्योंकि अल्कोहल क्या है सर, ये भारी होती है, किससे, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये रहा, ये प्रश्न कई बार, एक बार नहीं, आपके एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम को उठाइए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, ये बताइए पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है 4 सेंटी, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अधिकतम घनत्व कितना होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। क्लियर है। चलो अगले पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं। किसमें, भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं। तो आयकर राजस्व होता है, दस्तूरी कर में कर, कोई देखिए कोई भी कर होता है तो उससे क्या होता है, सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है, लेकिन एंटी डोपिंग जो ड्यूटी है ये नहीं है, ठीक है। दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दूसरा आपका इसमें नहीं आता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी, दूसरा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्या किस भारतीय राज्य में जीडीपी सबसे अधिक है। देखिए जीडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी जो होती है, जीडीपी का मतलब होता है देश के अंदर कोई भी कंपनी हो, चाहे वो विदेशी हो या भारत का हो, भारत का या विदेशी प्लस विदेशी, अगर वो उत्पादन करता है, उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो आपका क्या होता है, वही जीडीपी होता है, ठीक है। मतलब देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाती है, और सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो महाराष्ट्र की आती है राज्यों में, ठीक है। दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, जीडीपी आती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा अरक्तता रोग की किसकी कमी के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, अरक्तता आती है, आपको याद रखना है। अरक्तता रोग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। एक और प्रश्न, करंट के क्वेश्चन अब हम लोग कुछ करेंगे, 2-3 प्रश्न होंगे बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है बताना है हाल ही में कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो क्या बोलेंगे, चेन्नई सुपर किंग जो है ये पहली आपकी स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। और वर्तमान में अभी आईपीएल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं सर, आईपीएल चल रहे हैं, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि जो चेन्नई सुपर किंग है तो 2022 में इसके कप्तान रविंद्र जडेजा बनाए गए हैं, ठीक है, रविंद्र जडेजा इसके कप्तान बनाए गए हैं, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा, क्या निम्नलिखित में से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आप लोगों को आंसर में बता दूंगा। क्या निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो क्या बोलेंगे, टी राजा कुमार को। टी राजा कुमार जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, टी राजा कुमार, आपको याद है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग करेंगे कि रहा है पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अभी हाल ही में चर्चा में था, ये कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अंतिम प्रश्न है 25वां, और 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल वाला जो वीडियो आपने अगर नहीं देखा 50 प्रश्नों का, उसे आप ज़रूर देखें, उसमें हर प्रकार के बेहतरीन प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, चैनल पर जाएंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप यूपी लेखपाल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली हमारे साथ जुड़ें इस मॉडल पेपर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।